मूवी की स्टार्ट में हम एक प्यारी सी लड़की सीडी को देखते हैं जो अपनी कार से अमेरिका वॉशिंगटन डीसी जा रही होती है। ड्राइव करते वक्त उसकी बॉस क्लोडिया का उसे कॉल आता है जो उससे कहती है कि आज हमारी अपॉइंटमेंट थी और तुम्हें मुझसे मिलने आना था, शायद तुम भूल गई। वो उससे ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी कोवर्कर की मौत से काफी दुखी हो, पर तुम्हें अब उसे बुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस पर सेडी अपनी बॉस से कहती है कि मैं उसे ज्यादा तो नहीं जानती थी, पर वो काफी हद तक मेरे जैसी ही थी। तब क्लोडिया सेडी से कहती है कि तुम्हें इस हादसे से जल्दी निकलना होगा, वरना ये तुम्हारे काम पर असर डालेगा। इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम कॉल नाम के एक और लीड एक्टर को देखते हैं जिसे प्ले किया है हमारे कैप्टन अमेरिका ने, यानी क्रिस एवांस ने। कॉल एक किसान का बेटा है और पौधों की दुकान पर काम करता है। कॉल रोज की तरह अपनी दुकान पर होता है जब सीडी अपने गम को बुलाने के लिए एक पौधा खरीदना चाहती है और किस्मत से वो कॉल की दुकान पर पहुंचती है। सेडी को कॉल की दुकान पर एक पौधा पसंद आ जाता है जिसे वो खरीदना चाहती है। कॉल उसे बताता है कि तुम्हें इस पौधे को 2 से 3 दिन में पानी देना होगा, नहीं तो ये पौधा मर जाएगा। इस पर सेडी उससे कहती है कि मैं काम के सिलसिले में महीनों तक बाहर रहती हूँ, ऐसे में मैं पौधे का ख्याल नहीं रख सकती। ये सुनकर कॉल उससे कहता है कि फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई पौधा नहीं है, ऐसा कोई पौधा नहीं है जो बिना देखभाल के जी सके। साथ ही कॉल उसे प्लास्टिक का पौधा लेने की सलाह देता है और तभी दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है क्योंकि सेडी अब इसी पौधे को लेना चाहती थी, लेकिन कॉल उसे बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये पौधा बिना देख रेख के मारा जाए। इसी बीच शॉप की ओनर वहां आ जाती है और सेडी को उसका मनपसंद पौधा उसे बेच देती है। सेडी जब पौधा लेकर वहां से जा रही होती है तब शॉप की ओनर कॉल से कहती है कि मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हो क्योंकि झगड़ते वक्त तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। वो कॉल को समझाती है कि तुम्हें जाकर उस लड़की से बात करनी चाहिए, इसलिए जाओ और जाके उसे डेट के लिए पूछो। ओनर की बात मान कॉल सेडी के पीछे जाता है और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। साथ ही वो उससे कॉफी पर भी चलने के लिए पूछता है और क्योंकि सेडी को भी कॉल बहुत अच्छा लगा वो बिना देरी किए मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों कॉफी पीते पीते बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ सेडी अपने बारे में बताती है कि मुझे अक्सर काम की वजह से घर से दूर रहना पड़ता है। वहीं कॉल सेडी को बताता है कि मुझे एग्रीकल्चर के अलावा हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ जो खेती और फसलों के बारे में है। दोनों इसी तरह खूब सारी बातें कर रहे होते हैं कि सेडी कॉल की किसी बात पर कहती है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, जिसे सुनने के बाद कॉल सेडी से इस बात पर शर्त लगाता है कि अगर मैं तुमसे पहले इन सीढ़ियों पर चढ़ गया तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगता। लेकिन जब दोनों भागना स्टार्ट करते हैं तो कॉल ये शर्त हार जाता है क्योंकि सेडी कॉल से पहले सीढ़ियां चढ़ जाती है। कॉल ये देखकर बहुत हैरान था। इसके बावजूद सेडी कॉल को बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मैं और मेरी मॉम अपनी देश को छोड़ के भाग आई थी। उस वक्त सब लोग डरे हुए थे, मैं भी बहुत डरी हुई थी, पर मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी। मुझे भी अपनी मॉम की तरह स्ट्रांग बनना था। तब से मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगी। इसी तरह ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी करते हैं। कॉल बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आ गई थी जिसे वो अपनी लाइफ पार्टनर बना सकता है। अगले दिन जब कॉल अपने घर जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को सैंडी के बारे में बताता है। कॉल के पेरेंट्स सैंडी को लेकर बहुत खुश थे। वहीं कॉल सैंडी को लेकर बहुत सीरियस होता है। वो उसे हर वक्त मैसेज करता रहता है, लेकिन सैंडी उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती। कॉल को ऐसा करते देख उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम्हें सैंडी को हर वक्त मैसेज नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं, जब सैंडी का कोई रिप्लाई नहीं आता तो कॉल बहुत परेशान हो जाता है और अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तभी एक दिन काम के दौरान कॉल की सांसें फूलने लगती हैं। तब उसे याद आता है कि उसका इनहेलर सैंडी के पास ही रह गया है और क्योंकि कॉल अपनी हर चीजों पर ट्रैकर लगा के रखता है, उसने इनहेलर में भी ट्रैकर लगा रखा था और अब वो इनहेलर की मदद से सैंडी को ट्रैक कर सकता है। कॉल जब सैंडी को ट्रैक करता है तो उसकी लास्ट लोकेशन लंदन में होती है। जब कॉल के पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें लंदन जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन कॉल बेचारा कभी भी अपने देश से बाहर ही नहीं गया। कॉल अपनी माँ की बात मानकर लंदन पहुंच जाता है। कॉल जब सैंडी की लोकेशन वाली जगह पर पहुंचता है तब वहां पर कुछ लोग उसे बेहोश करके अपनी साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कॉल को एक आदमी टैक्समैन के नाम से बुलाता है और कहता है कि तुमने हमें बहुत परेशान किया है, तुर्की में हमारा सामान रोका, बर्लिन में हमारे आदमी को मारा और अब पासपोर्ट का झंझट। पता नहीं हमारे बॉस हर वक्त तुम्हारा गुणगान क्यों करते रहते हैं। कॉल उस आदमी को बताता है कि अरे नहीं यार, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो लंदन अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने आया है। चाहो तो तुम मेरा पासपोर्ट भी देख सकते हो।
वो आदमी कहता है, टैक्समैन तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन अब तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जिसके बाद वो आदमी कॉल को टॉर्चर करने के लिए उस पर एक कीड़ा छोड़ने वाला होता है कि तभी सैंडी पीछे से आकर उस आदमी को मार देती है। सैंडी को इस रूप में देख कॉल बहुत हैरान हो जाता है। तभी सैंडी कॉल को एक गन भी देती है और कहती है कि मुझे छोड़कर जो भी सामने आए उस पर गोली चला देना। कॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन है। तो सैंडी उसे बताती है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ और ये सब बुरे लोग हैं, उन्होंने हमारे एजेंट के लिए जाल बिछाया था जिस पर तुम फंस गए। जिसके बाद वो पूछता है कि टैक्समैन कौन है और ये लोग भला मुझे टैक्समैन क्यों समझ रहे हैं। सैंडी ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है और कहती है कि इन लोगों को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इनके जाल में फंस जाऊंगी। ये सुनने के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि टैक्समैन और कोई नहीं बल्कि सैंडी ही है। सैंडी एक एक करके सभी गुंडों को मार देती है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें सैंडी एक ट्रक चलाते चलाते गुंडों को मार रही होती है। इस फाइट के दौरान सीधे साधे कॉल को भी अपने हाथ खून से रंगने पड़ते हैं। जिसके बाद ये दोनों बचकर उन गुंडों से आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर कॉल सैंडी से कहता है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। जिस पर सैंडी उससे कहती है कि मैं झूठी नहीं, बस मैंने तुमसे अपने काम के बारे में सच नहीं बताया, लेकिन मैंने तुमसे ऐसी ऐसी बातें शेयर की है जो आज तक मैंने किसी से भी नहीं की। जिस पर कॉल पूछता है कि क्या वाकई? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोवर्कर की मौत वाली कहानी भी झूठी होगी जिस पर तुम दुखी होने का नाटक कर रही थी। इस पर सैंडी कॉल को बताती है कि वो कोई झूठ नहीं था, वो बस मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और मैंने ही अपनी कोवर्कर की जान ली थी क्योंकि वो देश के दुश्मन के साथ मिली हुई थी। आगे दोनों में बहस हो जाती है और कोल अब वापस अपने घर जाना चाहता था, लेकिन सैंडी कॉल से कहती है कि तुम अब ऐसे घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग तुम्हें ही टैक्समैन समझते हैं और वो तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें चुपचाप मेरे साथ ही चलना होगा। जिसके बाद वो दोनों पाकिस्तान जाकर मार्को नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो सैंडी का एक्स भी होता है। वो आदमी दोनों को बताता है कि जिन लोगों ने कॉल को किडनैप किया था उन लोगों ने एज़टेक चुराया है जो कि एक बायोकेमिकल हथियार है जो अगर गलत हाथों में लग गया तो हमारे देश में तबाही ला सकता है। मार्को ने ये भी बताता है कि इसे चुराने की हरकत सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, लेबेक। लेबेक पहले एक खुफिया एजेंट ही था जो फ्रांस की एजेंसी के लिए काम करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया जिसमें वो हथियारों की तस्करी, मर्डर जैसी चीजें उसके लिए आम बात थी। वही दूसरी ओर हम लेबेक को ही देखते हैं जो अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी कीमत में मुझे टैक्समैन चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। और अब कॉल को पकड़ने के लिए शहर के सारे बाउंटी हंटर उसके पीछे लग जाते हैं। इधर सैंडी मार्को से कहती है कि तुम्हें कॉल को उसके घर पहुंचाने में मेरी मदद करनी होगी, जिसके लिए वो मार्को को कुछ पैसे भी देती है। मार्को सैंडी का काम करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लाल शर्ट वाला बाउंटी हंटर आ जाता है और मार्को को पीछे से गोली मार देता है। जिसके बाद वो सैंडी और कोल को पकड़कर लेबेक के पास ले जाने लगता है कि तभी एक और बाउंटी हंटर वहां आकर रेड शर्ट वाले को गोली मार देता है और फिर सैंडी और कोल को अपने कब्जे में ले लेता है। इसी तरह एक के बाद एक बाउंटी हंटर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब एक कार वाला आदमी इन लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है कि तभी वापस से रेड शर्ट वाला आदमी अपनी नैनो कार से उसको टक्कर मार देता है, लेकिन वो आदमी पहले ही बहुत घायल हो चुका था तो उसे मारकर कोल और सैंडी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कोल अब सैंडी से और भी ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि कॉल को लगता है कि सैंडी सिर्फ पासपोर्ट बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस स्टिक को एक ब्रीफ केस में रखा गया है जिसे खोलने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और लेबेक को लगता है कि पासपोर्ट टैक्समैन के पास है। तब सैंडी कॉल को बताती है कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वो मेरी कोवर्कर एलिना के पास था। मुझे ऐसा लगता है कि एलेना लेबेक को पासपोर्ट बेच पाती उससे पहले मैं वहां पहुंच गई और एलिना को मार दिया। इसी बीच सैंडी के दिमाग में एज़टेक को हासिल करने और लेबेक तक पहुंचने का खतरनाक आइडिया आता है, जिसमें वो कॉल को बेहोश करके खुद बाउंटी हंटर बन के उसे लेबेक के पास ले जाती है। लेबेक कॉल को देखकर बोलता है कि तुम हो टैक्समैन, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक समय मैं भी CIA के लिए काम करता था। काम निकल जाने के बाद CIA हमेशा अपने आदमियों को इसी तरह छोड़ देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उसके पहले मैंने एजेंसी ही छोड़ दी। तो अब जल्दी से मुझे पासपोर्ट बताओ और अपनी जान बचा लो। तब सैंडी लेबेक से कहती है कि जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दे देते टैक्समैन मेरे साथ ही रहेगा। जिसके बाद लेबेक अपने आदमियों से कहता है कि कल सुबह तक पासपोर्ट मेरे पास होना चाहिए और फिर सैंडी, कॉल, लेबेक के गुंडे तीनों प्लेन में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। इसी बीच लेबेक के आदमी जब कॉल का फोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैंडी और कॉल आपस में मिले हुए हैं। इस वजह से प्लेन में एक और फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान सैंडी के पेट पर चाकू लग जाता है, जिस वजह से अब और नहीं लड़ सकती थी, लेकिन अभी भी वो किसी तरह एज़टेक को बचाना चाहती थी, जिसके लिए वो कॉल से कहती है कि वो एज़टेक लेकर यहाँ से निकल जाए। लेकिन कॉल सैंडी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो सैंडी और एज़टेक वाले ब्रीफकेस को लेकर प्लेन से कूद जाता है।
अगले दिन जब सैंडी को होश आता है तो वो ये जानकर बहुत खुश होती है कि कॉल ने उसे और ब्रीफकेस दोनों को बचा लिया है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर जब लेविक को पता चलता है कि टैक्समैन एक बार फिर भाग गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने आदमियों को टैक्समैन ढूंढकर ना लाने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। तो अब अगले दिन लेविक की आदमी उन दोनों की तलाश में एक आइलैंड पहुंचते हैं। वहीं सामने से CIA भी उस जगह पर पहुंच जाती है। तो अब गुंडों और CIA की फाइट में कोल और सैंडी तो सेफ होते हैं, लेकिन एज़टेक उनके हाथ से निकल जाता है और इसीलिए CIA सैंडी से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले आती है। पूछताछ के दौरान जब कॉल से पूछा जाता है कि क्या सैंडी ने जानबूझकर लेविक के आदमियों को एज़टेक ले जाने दिया, तो कॉल उनसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, सैंडी ऐसा कभी नहीं कर सकती। CIA उसे यकीन दिलाने के लिए कि तुम एक हत्यारे का साथ दे रहे हो, उसे कुछ तस्वीर दिखाती है और तभी कॉल को उन तस्वीर के बीच एक पौधा दिखाई देता है, जिसे देखकर कॉल बताता है कि इस पौधे को अमेरिका में कई सालों से उगाया जा रहा है, लोग इसे खाने के लिए गाते हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि इस पौधे का DNA स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। जिसके बाद CIA द्वारा कॉल की दी हुई इन्फॉर्मेशन से थोड़ा और रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि उस पौधे का DNA स्ट्रक्चर ही एज़टेक के ब्रीफकेस का पासकोड होता है। तो अब CIA और FBI मिलकर लेविक को पकड़ने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि हम लेविक को पासकोड का आधा हिस्से देने का लालच देंगे और जैसे ही वो हमारे जाल में फंसेगा हम उसे पकड़ लेंगे। तो अब इस प्लान के लिए, क्योंकि लेविक को लगता है कि कॉल ही टैक्समैन है, उन्हें लेविक से डील करने के लिए कॉल की जरूरत थी और क्योंकि जब तक लेविक जिंदा है कॉल की भी जान खतरे में है, उसे ना चाहते हुए भी इस काम के लिए हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन सैंडी जानती थी कि इस काम में बहुत खतरा है। वो कॉल को रोकने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तो अब प्लान के मुताबिक लेविक को CIA का ऑफर मिलता है और फिर कॉल लेविक से मिलने उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है। उधर लेविक के आदमी CIA की एजेंट जो कॉल को गाइड कर रहे होते हैं उन्हें मार देता है। मरते वक्त एजेंट कॉल को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन कॉल डिसाइड करता है कि अब वो इस समस्या से भागेगा नहीं बल्कि उसका सामना करेगा। उसे यकीन था कि सैंडी उसे बचाने जरूर आएगी। तो अब लेविक जब कॉल के पास आकर उससे पासकोड मांगता है तो कॉल लेविक को अपनी गोल गोल बातों में घुमाने लगता है, जिस पर वो कॉल से कहता है कि तुम सीधे सीधे पासकोड दे दो वरना हम दोनों ही जान से मारे जाएंगे। जब मामला काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है तब धमाकेदार एंट्री होती है सैंडी की। तब उनको पता चल जाता है कि सैंडी ही असली टैक्समैन है, कॉल तो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड है। तो अब सैंडी पासकोड के बदले एज़टेक के असली मालिक मिस्टर उतामी से 10 मिलियन की डील करती है और फिर उस ब्रीफकेस को ओपन कर देती है, जिसके बाद मिस्टर उतामी सैंडी द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस सब से लेविक बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सैंडी और कॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडी ने पहले ही लेविक के ऊपर 1 मिलियन का इनाम रख दिया था। इतना सुनने के बाद वहाँ के सभी बाउंटी हंटर्स लेविक के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद हमें एक बार फिर से मूवी का सबसे शानदार फाइट सीन देखने को मिलता है। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। लास्ट में बचता है लेविक, जो सैंडी को लगभग मारने ही वाला होता है कि एक बार फिर से कॉल वहाँ आकर सैंडी की जान बचा लेता है। वहीं लेविक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। मूवी के एंड में हमें सैंडी और कॉल को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जो एक साथ खाना खा रहे होते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।